नमस्कार दोस्तों, साथ में मैं अजीत प्रताप सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथ में मैं कविता सुनाना चाहूंगा और इस कविता के माध्यम से मैं कर्ण का चरित्र, जीवन चरित्र निभाने वाले पंकज धीर साहब को भी अपने साथियों के साथ, आप सबके साथ श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का कवच और कुंडल मांगने के लिए इंद्र गए तो कर्ण ने उनसे कुछ बातें की। उसको कविता के रूप में हमारे देश के महान राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ शब्दों में पिरोया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। शब्द यूं है कि यह तो निहत शरफ पर चढ़कर आखेटक पद पाना है, यह तो निहत शरफ पर चढ़कर आखेटक पद पाना है और विष पिलाकर मृगपत को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ युद्ध से होकर भीत विमुख होना है, यह तो साफ युद्ध से होकर भीत विमुख होना है और जय निश्चित हो तभी रूप के सम्मुख होना है। ये कविता मैंने आपको क्यों बताई, ये परिप्रेक्ष्य बहुत अहम है। साथियों, आप सब ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से जैसे चुनाव किसी राज्य में घोषित होते हैं, ईडी और सीबीआई अपने काम में लग जाती है, उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। और सक्रियता किसके खिलाफ? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ। मुझे लगता है 2014 के पहले, मैं नहीं कहता कि पहले की पार्टियां दुरुपयोग नहीं करती थी, वो भी करती होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि देश के 60% जनसंख्या ने 14 के पहले ईडी का नाम सुना होगा। सीबीआई खैर सब जानते थे, लेकिन 14 के बाद ईडी को, जिसका पुराना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी है, लोगों ने एलिमिनेट डेमोक्रेसी कहना शुरू कर दिया। ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, हमारे लोकतंत्र संविधान के लिए खतरे की घंटी है। मैं आपको बताऊं कि 14 के बाद ईडी जो मुकदमे दर्ज किए हैं उसमें 95% मुकदमे विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हुए हैं। आप प्रदेश दर प्रदेश घूमते रहे, वो मुकदमे मिलते चले जाएंगे। और 95% मुकदमों में कन्विक्शन रेट जो रहा है वो मात्र 0.5% से भी कम रहा है। कोर्ट में मुकदमे टिक नहीं पाए, सभी जेल से बाहर आ गए, लेकिन उसमें जो नुकसान होना था विपक्ष का, नुकसान हो गया। इसमें एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप गौर कीजिएगा कि चुनाव के पहले ये देखते हैं कौन ज्यादा चर्चित नेता है, किसकी ज्यादा तारीफ हो रही है। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के ऊपर मुकदमे करके, पिछड़े नेता गाते प्रजापति पे लगाया गया, और जब उसमें कुछ नहीं मिल पाया इनको, फिर बलात्कार के फर्जी मुकदमे लगवाए गए। तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको दिल्ली ले चलता हूं, जहां दिल्ली में आपने इनको 2 बार लगातार हराया। फिर जब ये केंद्र में थे तो इन्होंने सोचा कि इसका क्या उपाय है, तो इन्होंने देखा आपकी तारीफ हो रही है मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे स्कूलों की वजह से। मोहल्ला क्लिनिक के जिम्मेदार थे सत्येंद्र जैन और अच्छे स्कूलों के जिम्मेदार थे मनीष सिसोदिया, और दोनों पर मुकदमे लगा करके, और आखिर में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजा गया। ये अलग बात है कि सब जेल से बाहर हैं, कहीं सबूत ईडी के टिक नहीं पाए कोर्ट में, लेकिन उस बीच उन्होंने सरकार बना ली अपनी। फिर आप चले जाइए, मैं तमाम उदाहरण मैं आपसे कहूंगा, मेरी बात में विश्वास मत कीजिए, आप अपने आप से पूछिएगा। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा पर हजारों करोड़ का मुकदमा लगा। महाराष्ट्र में चले जाइए तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पर बड़े बड़े आरोप लगे। अजीत पवार पर तो 75,000 करोड़ घोटाले का आरोप खुद माननीय मोदी जी ने मंच से लगाया और कहा कि जेल जाएंगे। यह अलग बात है कि जो भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और अधिकारियों को हड़का रहे हैं। और शर्म की बात यह है, पूरी बेशर्मी के साथ भाजपा यह काम कर रही है। 25 ऐसे बड़े नेता जिन पर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप सीबीआई ईडी ने लगाए, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। 23 पर से मुकदमे या तो हट गए या ठंडे बस्ते में चले गए। अगर अब भी आपकी आंख नहीं खुल रही है तो आप मान लीजिएगा आप अंधभक्त हैं, आप अपना मस्तिष्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप ज़ॉम्बी बन चुके हैं, आप नफरत में जी रहे हैं। आप खुद से पूछिएगा ऐसा कैसे हुआ? जिन पर मुकदमे सीबीआई ने लगाए, ईडी लगाए, मुकदमे वापस खत्म कैसे हो गए? अब विपक्ष पर मुकदमे लगातार चलते जा रहे थे। चुनाव के जस्ट पहले इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस का खाता सीज करवा दिया किसी पुराने आरोप में आकर के, और ये जानते ज्यादा दिन तक मुकदमा चल नहीं पाएगा। कांग्रेस कोर्ट में गई, कोर्ट में
उनके पास सबूत नहीं थे, ईडी के पास, ईडी साबित नहीं कर पाई गलत हुआ है, सीज हटाना पड़ा। लेकिन उसी बीच बीजेपी ने क्या किया कि उन्होंने तमाम ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की होर्डिंग्स, बैनर्स, स्ट्रेटेजिक एडवर्टीजमेंट के पेजेस, डेट्स, हॉल्स, मीटिंग प्लेसेस, गाड़ियां, एडवर्टाइजिंग कंपनियां सब बुक कर ली ताकि कांग्रेस को ऐसा करने का मौका ना मिल सके, क्योंकि बीच में उनका खाता सीज था और ये सब बड़े खर्च की चीजें होती है। सरकार पार्टी का जब खाता ही सीज रहेगा तो आदमी काम नहीं कर पाता, लेकिन जब तक खाता खुला तब तक बाकी चीजें बिक चुकी थी। ईडी ने अपने मालिक का काम कर दिया। चुनाव के जस्ट पहले हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, फिर उन्होंने जिसको मुख्यमंत्री बना के भेजा उसको तोड़ा गया, क्योंकि बीजेपी के पास अथाह पैसा है, ईडी सीबीआई का सपोर्ट है, और यहां तक कि अब तो लगता है न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के इशारे पर काम करते दिखाई पड़ते हैं। मैं सारी न्यायपालिका पर दोष नहीं देता, तमाम लोग ऐसे मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने जान को खतरे में डाल करके, तमाम ऐसे जज हैं जिन्होंने जस्टिस लॉयर बनने का खतरा होते हुए भी संविधान को, देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार खड़े दिखाई देते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के साफ साफ लगता है कि सरकार के सहारे पर काम कर रहे हैं, जो इस्तीफा देने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, जिनके फैसला लगातार भाजपा के समर्थन में होते हैं। अभी आपने देखा होगा चुनाव के ठीक पहले बिहार में तेजस्वी यादव जी को और उनके पिताजी को, उनकी माता जी पर मुकदमे फिर से तय कर दिए गए। अभी 10 साल से क्या हो रहा था? 10 साल से लालू यादव सत्ता के बाहर हैं, रेल मंत्री रहे, पता नहीं 10 साल से ऊपर बीत गया, आप तब तक कुछ नहीं कर पाए। हम लोग चुनाव के पहले कहते थे बीजेपी, लोग हमसे कहते 100 सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं 150 सीटें बीजेपी की आएंगी। और यकीन मानिए अगर बीजेपी ने इस तरह की घपले न किए होते, ऐसा ईडी और सीबीआई की मदद न ली होती, वोट चोरी आपने देख ही लिया किस तरह एक घर में 80-80 लोग एक घर के पते पर रह रहे हैं, जिस घर में कमर्शियल पता है, जिसमें एक छोटा सा कमरा है, 80 लोगों का एड्रेस है, वो एक आदमी को 4 जगह मिल रहे हैं। अगर ऐसे वोट न कटवाए गए होते चुन चुन करके तो बीजेपी 150 सीटें बड़े मुश्किल से पहुंच पाती, लेकिन तब भी देश की जनता ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, 240 सीटें लाके बैसाखी पर ला दिया। लेकिन आज भी जब तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आप बीजेपी से पूछिए, अगर आपके अंदर ये साहस है, अगर आप ये जानते हैं कि बीजेपी सही करी, पूछिए उनसे कि आखिर ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी थे ईमानदार कैसे हो गए? कौन सा वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? साथियों, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, हम और आप नहीं रह जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, सरकारें संस्थाओं को अपने जेबी संस्थाएं बनाकर रखेंगी, तो न्याय और इंसाफ की उम्मीद करना हमें आपको सबको बंद कर देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जेल में भेज करके, उन पर मुकदमे दर्ज करके, चुनाव के वक्त में एक डर पैदा करके, कुछ लोग कहते हैं कैसे कैसे जेल भेज देंगे भाई, कुछ किया होगा तभी तो जेल जाएंगे। आप भारत में रहते हैं ना, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में कहते, कई फिल्मों में मैंने देखा था, कहते हैं कि यहाँ कुछ पावर और कनेक्शन हो तो कुछ भी हो सकता है। एक दरोगा आपको, सिपाही पकड़ ले आपको, आपके पास एक पुराना कट्टा दिखा दे और 200 ग्राम गांजा आपकी जेब में डाल दे, आप जिंदगी भर साबित नहीं कर पाएंगे कि वो आपका नहीं था। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, मेरे गांव में भी ऐसा हो रखा था। किसी ने आपको विस्तृत कहानी बताऊंगा इस बारे में, कैसे पुलिस ने निर्दोष आदमी को कट्टे और गांजे के साथ घर से बुला के ले गए और कट्टे और गांजे के साथ उसको दुर्दांत अपराधी बता के इनकाउंटर में गिरफ्तार बता दिया। तो आप सोचिए, आज किसी और का नंबर है, कल आपका भी नंबर आएगा। साथियों, जागरूक होइए, देश आपका है, उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज जब न्यायपालिका के तमाम ऐसे लोग जो इकट्ठे होकर के लोकतंत्र के लड़ रहे हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो मतलब सत्ता के इशारे पर चल रहे हैं। अगर लालू यादव ने कुछ गलत किया था, तेजस्वी ने कुछ गलत किया था, 10 साल हो गए, आप क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर पाए? और जब ठीक चुनाव के वक्त पे पैटर्न बना लिया है आपने, ये आपका एक सेट पैटर्न हो गया। जैसे चुनाव आएगा, आप विपक्षी नेता पर मुकदमे दाखिल करवाएंगे, उनको परेशान करेंगे, वो अपने मुकदमे पर भी लग जाएंगे और आप चुनाव में लग जाएंगे। तो उस बात कहते हैं कि जनता ने हमको चुना है, जनता विपक्ष को खारिज कर रही है। खारिज जनता ने आपको कर दिया है मोदी जी। आप जैसे आदमी जिस वक्त 300 सीटें लेकर के आते थे, 250 सीटों पे आ गए हैं आप। साथियों, इन सवालों पर गौर कीजिएगा, इन सवालों खुद से पूछिएगा, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, पूछिए।
20% अंधभक्त इस देश में बचे हुए हैं, लेकिन वो इकट्ठे इसलिए जीत रहे हैं। 80% ऐसे जो जागरूक हैं, समझदार हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो चीज़ों को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में वो हैं, वो इकट्ठे नहीं हैं। आप इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन ये थोड़े बहुत अंधभक्त और ये झूठे लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और साथियों, सवाल पूछिए, सरकार से ही नहीं, आप ईडी और सीबीआई से भी पूछिए। ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की, किसी एक दल की, किसी एक संगठन की, किसी एक गठबंधन की नहीं है। ये जिम्मेदारी इस देश की है कि जिन पर इतने बड़े मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हजारों करोड़ घोटाले का मुकदमा लगाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम का मुख्यमंत्री बना हुआ है। 75,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगने वाला अजीत पवार और महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। अधिकारी हो, चाहे वो ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय हो, चाहे वो ऐसे आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे जो आज बीजेपी में जाकर के पवित्र हो गए हैं। अगर बीजेपी में जाना ही पवित्रता का पैमाना है, अगर चुनाव लड़े बिना बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, अगर बीजेपी गठबंधन नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल भेज के या उनको मार करके या उनको खत्म करके चुनाव जीतना चाहती है, तो फिर ठीक है, चुनाव की जरूरत क्या है? ऐसे ही लड़ लीजिए, आप ऐसे बन जाइए, आप कर दीजिए तानाशाही। इसलिए मैंने कविता सुनाई थी कि यह तो निहत सड़क पर चढ़कर आंखें टक पद पाना है और विष देकर मृगपत को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ युद्ध से होकर भीत विमुख होना है और जय निश्चित हो जाए तभी रुक के सम्मुख होना है। हमारे कवि बहुत भविष्यदर्शी हुआ करते थे। खैर, अपने आप सवाल पूछिएगा। अब फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे। और साथियों, चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।